नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। सशक्त उत्तराखंड एट 25 के रोड मैप को कर रहे साझा। मुख्य सचिव के साथ वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। राष्ट्रीय प्रवक्ता एनी याग्निक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार इन सवालों से लगातार कर रही बचने की कोशिश। प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम खराब होने पर चारधाम के लिए अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा, हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान। हेमकुंड साहिब की यात्रा हुई सुचारू। आस्था पथ से हटाई गई बर्फ। घांगरिया से यात्रियों को मिली आगे बढ़ने की इजाजत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। लक्सर में बीते 2 दिनों में कई सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से करीब 8 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत भी हो चुकी है। इसे लेकर विधायक मोहम्मद शहजाद ने अवैध खनन के खिलाफ प्रेस वार्ता करके सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि कोचिंग और स्कूल के वक्त ही क्यों भारी वाहनों को क्षेत्र से गुजरना होता है। यह सवाल सिस्टम पर संदेह पैदा कर रहा है। इसी के साथ विधायक ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार की जो नीति है, खनन नीति, उसमें विरोधाभास है। अगर खनन लीगल खनन नहीं है तो पोर्टल क्यों खुल रहे हैं, ये स्टोन क्रशर क्यों चल रहे हैं? अगर अवैध खनन के लिए स्टोन क्रशर चल रहे हैं तो फिर अवैध लोडिंग भी होगी, सब काम होगा। रैंसी में रेत का खनन है और बाकी क्षेत्र में पत्थर का, बोल्डर का खनन है। आज प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि स्कूल टाइम पर, ट्यूशन टाइम पर भाई भारी वाहन लक्सर में ना प्रवेश करें, उन्हें बाद में रात के टाइम खाली टाइम पर निकाल लें, जिससे जन हानि ना हो। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का एक ही काम बचा है, अवैध खनन, अवैध उगाही। हेमकुंड साहिब में बर्फ के चलते 2 दिनों के लिए हेमकुंड यात्रा को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। ट्रस्ट के सेवादार लगातार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर से लेकर के अटलाकोटी ग्लेशियर पॉइंट तक पैदल रास्ते में पसरे बर्फ को साफ कर रहे हैं। तो वहीं तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार 14,000 फीट की ऊंचाई पर गिरी बर्फ को साफ करके मार्ग को सुचारू करने में लगे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने घांगरिया से आगे जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब माणा एडवेंचर पार्क के साहसिक रोमांच का लुत्फ भी उठा रहे हैं। पर्यटन कारोबारी अंशुमान बिष्ट ने बताया कि देश के पहले गांव माणा में इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करने से माणा गांव में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हर साल लाखों तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के साथ माणा के रमणीक स्थलों के दर्शनों के लिए आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी सेफ्टी मानकों के तहत इस एडवेंचर पार्क को डिजाइन किया गया है। पार्क अभी इसमें एक ही एक्टिविटी आपकी लगी है, आने वाले समय में इसमें 2-3 एक्टिविटी और लगेगी। और ये स्थित है आपका माणा में, भारत के पहले प्रथम गांव माणा में ये आपका स्थित है 3300 मीटर की हाइट पे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है। यहाँ पर इस एरिया में एडवेंचर पार्क शुरू करने का मेन कारण यही रहा कि ये जो जगह है माणा, जो ये गाँव है, ये क्या कहते हैं, धार्मिक उससे बन चुका है। इसके अलावा अब इसकी कोई और पहचान नहीं रह गई है। तो अब जो भी लोग आएंगे तो धार्मिक आस्था के साथ यहाँ पर उन लोगों को एडवेंचर एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा। तो हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि जो भी लोग आप बद्री केदार करते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, चारधाम आते हैं, तो यहाँ पर आए और अपनी चारधाम यात्रा को एडवेंचर से भरपूर। अवैध खनन माफियाओं की धरपकड़ लगातार जारी है। लक्सर तहसील में 2 दिन तक लगातार अलग अलग 3 सड़क हादसों के दौरान 8 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाने के बाद पुलिस और प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। तो वहीं कानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं को सबक सिखाने का जिम्मा उठाया है। गंगा के तटीय इलाकों में अपने काफिले के साथ अवैध खनन के कई ठिकानों पर धरपकड़ को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी भरकम मशीनरी को गंगा नदी के बीचों बीच स्थापित कर बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा था। विधानसभा के 3 नवयुवक बच्चे जिन्होंने अभी जीवन भी नहीं देखा था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कहूंगा, क्योंकि जिस तरह उनको डंपर ने 500 मीटर तक कुचला है, उनको घसीटते हुए ले गया है, वो
घटना बर्दाश्त से बाहर की घटना। ऐसे ही लक्सर में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की, उसके बावजूद भी प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए का माल इकट्ठा कर रखा है, जेसीबी चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, पनडुब्बी पूरा सेटअप लगाया गया है यहाँ पर, और पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड के माध्यम से, पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड में। कितनी दुखद बात है, इतना गंभीर घटना होने के बावजूद भी लोग जागने को तैयार नहीं। कि खनन माफियाओं को अब मुझे लगता है मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कमर कसी और मैं खुद इस मैदान में उतर गया कि अब इनको नेस्तनाबूद करके। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में राज्यपाल घने जंगलों के बीच बने अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां आश्रम वासियों ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे उसी कमरे में ध्यान किया और स्वामी विवेकानंद के संग्रहालय को देखकर स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने आश्रम की तारीफ करते हुए कहा कि यह स्थान आध्यात्म का स्वर्ग है। प्रकार से हमारी प्लानिंग और प्रगति के पथ पर हम निकले हैं, अपने आप में वो एक अलग ही ध्याय है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चंपावत में होने वाला है वो एक कमाल का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पर जो हेल्थ, एजुकेशन, जंगल ट्रेल, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड को। ये जो मानस खंड का इलाका है इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, पीपीपी मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज़ बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है और सच कहूँ तो बहुत खुशी है कि किस प्रकार से सीमावर्ती इलाके के अंदर में इम्प्रूवमेंट की जाए। लालकुआ में नगीना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता सुब्रत विश्वास गरीब बेसहारा लोगों का दर्द जानने के लिए पहुंचे। नगीना कॉलोनी क्षेत्र पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसान नेता सुब्रत विश्वास ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। रेलवे प्रशासन ने लोगों की एक नहीं सुनी और उनके 30 साल पुराने घरों को ध्वस्त कर दिया। टनकपुर से प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक अमित अग्रवाल के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का एक मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले संस्थान में दैनिक वेतन पर तैनात शिक्षकों ने निदेशक के साथ मारपीट की थी। यह पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गुस्साए शिक्षकों ने 10 मिनट का मौन धरना दिया और दोषी शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। संस्थान में जैसी हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने वही देखा कि कॉरिडोर में जो सर थे एकदम आवेश में आके वो हल्ला वगैरह कर रहे थे। तो मतलब किसी भी संस्थान में शिक्षक की जो गरिमा होती है वो मतलब धूमिली हो गई एक टाइप से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमारे संस्थान में पिछले कुछ दिनों से वार्षिक महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। ये वार्षिक महोत्सव 3 दिन का आयोजित किया गया था, जो 21 मई से 23 मई के मध्य संपादित हुआ है। इस महोत्सव से एक दिन पूर्व 20 मई को सायं लगभग 4 बजे 2 हमारे शिक्षकों के बीच में विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद मुझे बुलाना पड़ा। जब मैं विवाद को सुलझाने के लिए गया तो उसमें जो एक शिक्षक है उसके द्वारा जो है मेरे साथ भी गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई, धक्का-मुक्की गई, जिसमें पूरा दिख रहा है कि वो सभी छात्रों के मध्य और फैकल्टी स्टाफ सभी के सामने जो है वो मेरे साथ किस तरह से जो है बदसलूकी कर रहा है। इसकी जो है प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो हमने जो है कोतवाली टनकपुर में भी दे दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जिले में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिले में पर्यटन, शिक्षा, सड़क और अन्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुना।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वे खुद सेना में रह चुके हैं, प्रमुखता से सैनिकों की समस्या का समाधान करवाएंगे। इस दौरान उन्होंने महिला समूह के उत्पादों की खरीदारी भी की और पुरस्कार राशि देकर के उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेड क्रॉस से जुड़ने की भी अपील की। चंपावत में 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह रहे। प्रकार से हमारी प्लानिंग और प्रगति के पथ पर हम निकले हैं, अपने आप में वो एक अलग ही ध्याय है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चंपावत में होने वाला है, वो एक कमाल का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पर जो हेल्थ, एजुकेशन, जंगल ट्रेल, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड को। ये जो मानस खंड का इलाका है, इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, पीपीपी मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज़ बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है और सच कहूँ तो बहुत खुशी है कि किस प्रकार से सीमावर्ती इलाके के अंदर में इम्प्रूवमेंट की जाए। खटीमा शारदा नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतका महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे शामिल थे। मृतका द्रौपदी देवी लोहिया रेड पावर हाउस में कार्यरत थी, जो अपने भाई के घर से बच्चों को लेकर के वापस लौट रही थी। इस दौरान कार लोहिया हेड शारदा नहर में गिर गई, जिसके कारण सभी की मौत हो गई। मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर गोताखोरों की मदद से सभी 5 लोगों को नहर से बाहर निकाला। इस दुखद घटना के बाद खटीमा क्षेत्र में शोक की लहर है। बंद अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए, और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था, और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई। बहुत ही एक दुख भरी घटना है। इसमें जो है रात को 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो नहर में गिर गया है। तो इसमें हम लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से इसमें रेस्क्यू किया, और जो इसमें 5 लोग जो हताहत हुए थे उनको हम लोग जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पर उनको हम सेव नहीं कर पाए, और इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक पुष्टि हुई है। और बाकी हम लोग घटना के कारण की जांच कर रहे हैं कि क्या उसमें घटना के कारण हो सकते हैं। CCTV फुटेज भी हम लोगों ने देखे हैं, और इसमें जो भी तथ्य आते हैं जांच के दौरान प्रकाश में, उसमें कार्रवाई की जाएगी, और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कल रात लगभग 11 साढ़े 11 के बजे लोहिया हेड रोड में जो हमारी नहर जाती है, उसमें एक इनोवा का एक्सीडेंट हुआ और वो जाके नहर में गिर गई, और उसमें लगभग 11:30 साढ़े 11 का मामला। इसमें 5 लोग जो सवार थे, मैं ड्राइवर के, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इनको रात्रि में हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर, जहाँ पर इनको मृत घोषित किया गया। आज इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, और जो डेड बॉडी है परिजनों को सुपुर्द कर दी। उत्तराखंड में थराली और देवाल को जोड़ने वाली पिंडर नदी पर बना मोटर पुल हादसे को दावत दे रहा है। ओवरलोड वाहनों के पुल के बीच में दरारें आ गई हैं। मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसके बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। देवाल को जोड़ने वाला यह पुल 70 के दशक में बना था। साल 2013 की आपदा में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उस दौरान पिंडर नदी के उफान से पुल का एक हिस्सा बह गया। जब पुल की जांच करने रुड़की CI टीम ने पिंडर नदी पर बने उन 50 मीटर के इस B क्लास पुल को भविष्य के लिए असुरक्षित बताया था। पुल की भार क्षमता 16.2 टन और इस मोटर पुल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाए जाए, इसके लिए बकायदा लोक निर्माण विभाग ने पुल के दोनों छोरों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए। रास्ते में जो थराली में जो पुल आता है, इसके धसाव के कारण तमाम विभाग की लापरवाही हम इसको मानते हैं, शासन प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। 2013 की आपदा में यह पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, और उसी समय विभाग ने इस पे खाना पूर्ति करने के लिए एक बोर्ड लगा रखा ऊपर से, जिसपे लिखा है 16 टन भार का लिखा है। लेकिन वर्तमान में इस पुल में लगातार लोडेड डंपर जा रहे हैं, उसके कारण इस पुल को बहुत बड़ा लोड इस पुल को झेलना पड़ रहा है, और ये आने वाले समय के लिए बड़ा खतरा का कारण बना हुआ है। पुल के जर्जर होने का कारण ओवरलोड वाहन है। पुल पर एक बार में क्षमता से ज्यादा वाहन खड़े हो जाते हैं। ये बात लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने भी मानी है। उनका कहना है कि मोटर पुल पर क्षमता से अधिक भार पड़ रहा है, जिसके चलते पुल को खतरा हो सकता है। स्थानीय तहसील प्रशासन को भी बकायदा पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया गया था।
लेकिन इस पत्र का संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। अगर पत्र को संज्ञान में लिया गया होता तो ये नौबत ही ना आती। साथ ही थराली और देवाल की आबादी को परेशानियों का सामना न करना पड़ता। मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से उनको भी सूचित कर दिया था। टाइम पे जो है जाम की स्थिति में जो है डंपर पुल पे खड़े हो रहे हैं, तो मैंने कहा उनको ये लिखा था मैंने टीआई को कि वक्त जब तक ये मतलब कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक जो एक आप ये सही परमानेंट एक किसी पुलिसकर्मी या अभी इसकी भार क्षमता 16.2 टन की है। अभी बीच में जो है ये बी क्लास लोडिंग पुल है। फिलहाल पुल पर भारी वाहनों का आना जाना बंद कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी थराली ने मोटर पुल के धंसने के पीछे क्या वजह रही, इसके लिए लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र रावत ने बताया कि मोटर पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए बड़े वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। यहाँ में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है। उसमें विजिट भी कर ली गई है, थानाध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये पीडब्ल्यूडी वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है। प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई करेगी। सूचना मिली थी कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है, तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को, प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुल का निर्माण कब तक होगा और इस दिशा में प्रशासन कितनी सजगता दिखाता है। अगर समय रहते इस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। IND 24 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। लक्सर में ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर और उप निरीक्षक के अलावा रायसी पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण बिष्ट ने सड़क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अपने विशेष अभियान के चलते कई छोटे बड़े वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और अनियमितताएं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। हमने जो ज्वाइंट चेकिंग जो चल रही है हमारी पुलिस की और परिवहन विभाग की, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो भी गाड़ियां हैं आपकी, वो जो भी अनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है उनके चालन किए जा रहे हैं। विशेष अभियान हमारा जो चल रहा है, आज जो अनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट्स वाहनों में उनका चालन किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद एनी याग्निक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंची हैं, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जमकर हमला बोला। पार्टी ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल किए। पूर्व सांसद का कहना है कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसानों की हालत दयनीय है। इसके अलावा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, जन कल्याण की योजनाओं और कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर के भी केंद्र से सवाल किए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और हमने 9 साल के 9 प्रश्न पूछे हैं कि इस बार तो 9 साल पूरे होने के बाद मोदी साहब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जवाब देंगे। हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको, वो बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है, और किसानों के साथ उनका जो वादा किया था MSP का और उनके साथ जो बैठ के समझौता करने के बाद जो उसका कमेटी का गठन होने के बाद जो आगे बात ले जानी थी वो नहीं हुआ है। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ और लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, इतना डेटा होने के बाद, और जो हर जगह महंगाई बढ़ गई है, तो ये अर्थव्यवस्था की बातें की है। नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर के घमासान जारी है। लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल न होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले वो स्वयं अपने इतिहास को देख ले कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है। नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से ही कार्यक्रम में विघ्न डालने की हो गई है। पक्ष को केवल विरोध करना है। आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया? अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया? उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया?
उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने किया। इवन पार्लियामेंट की जो एनेक्सी बनी उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जी का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से देश की जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें अड़ंगे डालना ये उनका काम है। लेकिन अब जनता उसको देख चुकी है, उसमें समझती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार यूसीसी को जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरे की जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने भी समिति से अब तक तैयार किए गए मसौदे को देने की मांग की है। उधम सिंह नगर में स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद यूपी के कुख्यात आर्म्स डीलर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने करते हुए बताया कि एसटीएफ को यह सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर में उत्तर प्रदेश से असला तस्कर खेप पहुंचाने के लिए आ रहा है, जिसके बाद टीम ने आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी। तो वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने असला तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। क्षेत्र में एक जो तस्कर था, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है, इसका नाम है इस्तेयाक उर्फ सोनू। ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है, अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।